नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर राजपुरोहित और लेकर हाजिर हूं आपके सामने भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में हम देख रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, और उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है मौर्य काल। कौन सा काल है? मौर्य काल। हमने मौर्य काल में जो है उसके इतिहास के जानकारी के स्रोत देख लिए थे, फिर हमने उनकी राजनीतिक दशाएं देख ली थी कि कौन कौन से शासक बने थे, और फिर जो है हमने उन शासकों को करने के बाद जैसे चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है और आपका जो है अशोक है, इनको पढ़ने के बाद हमने देखा कि अब हम आज देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। क्या देखेंगे? मौर्यकालीन जो है प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन जो है चार चीज़ें हमें इसमें देखनी है। एक जो है इनमें इनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखनी है। क्या देखनी है? प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन जो है हम देखेंगे, वो देखेंगे जो है प्रशासनिक के बाद जो है सामाजिक स्थिति कैसी है। क्या है? सामाजिक स्थिति। मौर्य काल में सामाजिक स्थिति, ठीक है। फिर हम देखेंगे, वो देखेंगे जो है मौर्य काल में कला एवं संस्कृति। क्या देखेंगे? कला एवं संस्कृति, ठीक है। इसके अलावा हम जो देखेंगे मौर्य काल में, वो देखेंगे जो है मौर्यकालीन जो है राजनीतिक दशाएं इसी के अंदर आ जाएगी। मोटे तौर पे 3 ही टॉपिक है, फिर भी कोई टॉपिक बचा तो हम वो देख लेंगे। जो है आर्थिक व्यवस्था बचती है आपकी लास्ट टॉपिक, वो कौन सा है? मौर्यकालीन आर्थिक दशाएं या आर्थिक स्थिति। आर्थिक दशा या कह दो आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो एक ही बात है। तो प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, कला एवं संस्कृति को किस तरह प्रोत्साहन मिला और आर्थिक दशाएं उनकी क्या थी, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो जितने भी लोग आए हैं, जितने अभी लाइव है उससे कम लाइक है, तो प्लीज़ जल्दी से क्या कर दीजिएगा, आप जो है लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? लाइक। और आशा राणा, सांची मध्य प्रदेश में आशा राणा भी, ठीक है। चलिए, मयंक राजपुरोहित गुड इवनिंग, राव म्यूजिक खुश रहो मौज करो, मालम सिंह गुड इवनिंग, गोपाल करोड़िया गुड इवनिंग, कानाराम साई नमस्कार, लकी कुमार हिस्ट्री से डर लगता है, हिस्ट्री कोई भूत तो है नहीं भी लकी कुमार, ठीक है। सब्जेक्ट है, डेली कनेक्ट रहा करो, डेली पढ़ा करो, बार बार पढ़ा करो, चीज़ें याद हो जाएगी। एनकाउंटर वाले बाबा गुड इवनिंग भाई, ठीक है। कन्हैया लाल गुड, सर जी गुड है, सब कुछ अच्छे हैं। लकी कुमार सर कोई अपडेट बताइएगा। क्या अपडेट बताऊं? बताओ भाई। आशा राणा सर, सांची का स्तूप कौन से स्टेट में है? बता दिया मैंने, अभी बताया है, ठीक है। और भाई और कौन है? साइलेंट के स्वेगर गुड इवनिंग भाई। मनीष राज, आप नोट्स कैसे तैयार करें? नोट्स तो आप लेक्चर डेली पढ़ते रहा करो, नोट्स तैयार कर लिया करो, थोड़ी लिख लिया करो। चलिए भाई, अब हम देखते हैं ये, ठीक है। चलिए प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो देखिए, मौर्य काल में जो है प्रशासनिक व्यवस्था की बात करूं तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक थी। और सत्ता का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो कौन होता था? राजा होता था। और राजतंत्रात्मक में भी कैसी व्यवस्था थी? निरंकुश व्यवस्था थी। ध्यान रखना, कैसी व्यवस्था थी? निरंकुश व्यवस्था थी। क्यों? राजा निरंकुश होते थे। कैसे होते थे? निरंकुश। और इसमें निरंकुश वैसे नहीं थे कि जनता के ऊपर अत्याचार करते थे। यह निरंकुशता जो है जनता के कल्याण के लिए होती थी। किसके लिए होती थी? जनता के कल्याण के लिए, कल्याण हेतु। ये ध्यान रखना। तो कैसी व्यवस्थाएं थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और निरंकुश व्यवस्था थी। राजा निरंकुश होते थे। निरंकुश व्यवस्था थी। राजा कैसे होते थे? राजा कैसे होते थे? निरंकुश होते थे। और जनता के जो है कल्याण हेतु ये निरंकुशता का पालन करते थे। निरंकुश इसलिए होते थे क्योंकि जनता का कल्याण हो सके। इसमें किसी भी प्रकार का जनता पर अत्याचार के बारे में बात नहीं की गई। ध्यान रखना। चलिए, और राजा के सहयोग के लिए, किसके लिए? राजा होता था। इसके कई सारे क्या होते थे? प्रशासन चलाने के लिए सहयोगी होते थे। और राजा के सहयोगी जो होते थे उनको कहा गया है तीर्थ। क्या कहा गया है? तीर्थ। और जो है तीर्थों की संख्या थी 18। कितनी थी? 18। जैसे सपोज कीजिए राजा है, राजा के बाद कौन होगा? पुरोहित होगा। कौन होगा? पुरोहित होगा, जो प्रमुख मंत्री होगा। क्या होगा? प्रमुख मंत्री होगा। या मंत्री परिषद जो होती थी उनको तीर्थ कहा गया, ये समझ लीजिए। ये तीर्थ क्या है? आपकी वर्तमान की मंत्री परिषद।
चलिए, पुरोहित के नीचे कौन होता था? सेनानी होता था। कौन होता था? सेनानी। इसके अलावा जो है आपका समाहर्ता, ठीक है, और भी कई सारे जो है होते थे, जैसे प्रदेष्टा, ठीक है, और भी जो है गुप्तचर विभाग होता था, गुड प्रूफ जिन्हें कहा जाता था। ऐसे राजा के क्या होते थे? सहयोगी होते थे, ध्यान रखना। और क्या था इसमें? तो ये जो तीर्थ है इनकी संख्या कितनी बताएगी? 18। इन तीर्थों के नीचे जो है सहयोग करने के लिए जो मंत्रालय होते थे, उनके प्रमुख होते थे, उनको कहा गया, तीर्थों के नीचे उनको कहा गया अध्यक्ष। क्या कहा गया है? अध्यक्ष। और इनकी संख्या बताई गई है 26। कितनी बताई गई है? 26। किसमें? ये सारी जानकारी जो है, दो चीज़ों को ध्यान में रखना। जितनी भी अपन चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे सामाजिक पढ़ रहे हैं, चाहे प्रशासनिक पढ़ रहे हैं, चाहे सामाजिक पढ़ रहे हैं, चाहे कला संस्कृति पढ़े, चाहे आर्थिक पढ़े, मोटे मोटे तौर पे आर्थिक है, सामाजिक है, प्रशासन, इनकी जानकारी हमें दो चीज़ों से मिलती है। एक तो मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। किसकी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। दूसरी किसे मिलेगी? दूसरी जो है मेगास्थनीज का विवरण। किसका है? मेगास्थनीज का विवरण। तो इन दोनों से हमें पता चलता है कि जो है उस समय की तत्कालिक मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, राजनीतिक दशाएं कैसी थी, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, समाज कैसा था, ठीक है, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, कृषि कार्य जो होता था उन्नत अवस्था में था नहीं था, व्यापार वाणिज्य कैसा था, उद्योग वगैरह कैसे थे, इन सारों की जानकारी जो है किसमें मिलेगी? हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी इन दोनों चीज़ों में मिलेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा नए लोग जो भी आए। पूनम सिंह जी नमस्कार, नरपत सिंह राम राम, लकी कुमार, अमन सागर नमस्कार। हिस्ट्री याद करने का लकी कोई उपाय नहीं है, हिस्ट्री बार बार पढ़ो, यही है तरीका याद करने का। अभी आशीष राणा, मैंने अशोक की गुहा अभिलेख 3 बता दिए आपको, लिखा दिया, प्रीवियस लेक्चर देखना पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस तरह से होता है। तो ये जो है 18 मंत्री अध्यक्ष होते थे, और जो है क्या होते थे, बाकी सारे जो है आपके उसके 26 सहयोगी होते थे, अध्यक्ष होते थे। 18 मंत्रिपरिषद के लोग हैं, उनको हमने तीर्थ कहा है। क्या कहा है? तीर्थ। अब अपन देख लेते हैं कि ये जो अध्यक्ष होते थे इनका क्या क्या था। तो यहां जो है विभाग दे रहा हूं मैं, और इसका जो है या अध्यक्ष नाम दे रहा हूं, ठीक है, और यहां जो है इनका क्या अर्थ है वो देख लो, या कौन सा वर्तमान डिपार्टमेंट वो होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दे दूं एक लक्षणाध्यक्ष। कौन सा है? लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, ठीक है, और क्या है? पणाध्यक्ष। ठीक है, और क्या है? लवणाध्यक्ष। और क्या है? शूणाध्यक्ष। ठीक है, और क्या है? अकाराध्यक्ष। और क्या है? और जो है मुद्राध्यक्ष। क्या है? मुद्राध्यक्ष। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, ये दिख रहा है। कुछ यहाँ लिख लेते हैं, फिर उनके आगे अपन अर्थ देख लेते हैं सारों के। तो ये जो है लक्षणाध्यक्ष है, ये टकसाल का प्रमुख होता था। ठीक है, पणाध्यक्ष जो है व्यापार वाणिज्य का प्रमुख था। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखने, कई बार मेल करने के लिए पूछ लेते हैं कि इनका मिलान कीजिए। लवणा अध्यक्ष जो है, देखो लक्षणा अध्यक्ष क्या है? टकसाल प्रमुख है। लवणा अध्यक्ष क्या है? लवण विभाग या नमक विभाग का प्रमुख है। ठीक है, और शूना अध्यक्ष जो है बूचड़ खाने का प्रमुख है। किसका है? बूचड़ खाने का प्रमुख। ठीक है, और क्या है? अकारा अध्यक्ष। अकारा अध्यक्ष जो है वो क्या है? वो आपकी गोचर भूमि का प्रमुख है।
ठीक है। अकाराध्यक्ष क्या है? गोचर भूमिका, सॉरी खान है, गोचर नहीं खान, खान विभाग का प्रमुख है। गोचर का विविधता अध्यक्ष होगा, खान विभाग का प्रमुख। चलिए, और मुद्रा अध्यक्ष क्या होगा? ये पासपोर्ट विभाग है। ये क्या है आपका? पासपोर्ट विभाग है। वर्तमान में पासपोर्ट विभाग होता था, उसको उसमें क्या कहते थे? मुद्रा विभाग। तो ये जो है पासपोर्ट विभाग का प्रमुख है, पासपोर्ट विभाग का प्रमुख ये है। 2-4 और है, अपन लिख देते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ ऊपर और लिख देता हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या है। और विविधताध्यक्ष, ये चारागाह प्रमुख होता था, चारागाह प्रमुख। एक होता था पोतवाध्यक्ष, ठीक है। एक होता है गणिकाध्यक्ष। ये गणिकाध्यक्ष जो है वैशाल्य का प्रमुख होता था। मौर्य काल के अंदर जो है वैश्यावृत्ति को जो है सरकारी अनुमति थी एक प्रकार की, ठीक है। उनके वैश्याओं के कल्याण के लिए जो है अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, पूरा डिपार्टमेंट बनाया जाता था। वैशाल्य का प्रमुख। और जो ये आपका पोतवाध्यक्ष है, ये आपका जो है नौसेना विभाग। एक होता है कोतवा अध्यक्ष, ये कुछ नहीं है, ये नापतोल का है। किसका है? नापतोल का, नापतोल विभाग। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि ये पूरे जो है मौर्य काल में क्या होगी? प्रशासनिक व्यवस्था होगी, जिसमें हमें ये प्रमुख केंद्रीय प्रशासन में ये चीज़ें देखने को मिलती है। और क्या होगा? और मौर्य काल की यदि अपन बात करते हैं तो मौर्य काल में जो है न्यायिक व्यवस्था अलग होगी, ठीक है। और मौर्य काल में नगर व्यवस्था अलग होगी। मौर्य काल में जो है आपके सैन्य व्यवस्था अलग होगी। और क्या होगा? और मौर्य काल में जो है आपका, अभी प्रशासन लंबा है थोड़ा मौर्य काल का, और प्रशासन को कई खंड स्तरीय प्रशासन होता है, तो प्रशासन को कई खंडों में बांटा गया था, वो भी अपन बात करते हैं। तो हमने ये बात की 26 अध्यक्ष थे टोटली, जिसमें से 8-10 प्रमुख थे जो अपने एग्जाम पर्पज से जो है क्या होता था? काम का होता था, ठीक है। और देखते हैं अपन अब मौर्यकालीन जो है न्यायिक प्रशासन, क्या देखते हैं? न्यायिक, हाँ न्यायिक रहा बिल्कुल, न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन। तो देखिए मौर्य काल में जो है न्यायिक प्रशासन 2 भाग होते थे। कितने भाग होते थे? 2। कौन कौन से देख लीजिएगा आप। एक होता था आपका जो है दीवानी न्यायालय, वर्तमान में भी होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता था? फौजदारी न्यायालय, ये भी वर्तमान में होता है, ठीक है। अब उस समय इनके नाम अलग अलग थे, ठीक है। उस समय क्या थे? इनके नाम अलग अलग थे। इसका नाम था फौजदारी का, वो था आपका जो है, इसको कहते थे कंटक शोधन, कंटक शोधन, ठीक है। क्या कहते थे? इसका नाम क्या था? कंटक शोधन। और इस न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश जो होता था, क्या होता था? प्रमुख न्यायाधीश, ठीक है। वो कौन होता था? वो कहलाता था प्रदेष्टा। क्या कहलाता था? प्रदेष्टा, ठीक है। इसमें मुकदमे कैसे होते थे? तो फौजदारी मुकदमे जो होते थे आपके, फौजदारी मुकदमे व्यक्ति वर्सेज व्यक्ति होंगे। कैसे होंगे? फौजदारी मामले जो होंगे वो कैसे होंगे? व्यक्ति वर्सेज राज्य होंगे। कैसे होंगे? व्यक्ति वर्सेज, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा नीचे, हाँ, व्यक्ति वर्सेज राज्य। और दीवानी मामले वही जो अपन आजकल झगड़ते हैं, ठीक है। तो दीवानी मामले जो होते थे
दीवानी न्यायालय इनका उस समय, जैसे इसका नाम क्या है, कंटक शोधन, उस समय दीवानी न्यायालय को कहता था धर्म स्थीय। क्या कहा जाता था, धर्म स्थीय। ये क्या था, उसमें न्यायालय का नाम था। इस धर्म स्थीय का जो प्रमुख न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश, उस प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था आपके जो है, इसको कहा जाता था व्यवहारिक। क्या कहा जाता था, व्यवहारिक। तो ध्यान रखना, ये क्या है, प्रमुख न्यायाधीश है। इसमें जो मुकदमे होते थे आपके, वो मुकदमे होते थे व्यक्ति वर्सेज व्यक्ति, यानी कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, उनका मुकदमे की सुनवाई कहाँ होगी, दीवानी न्यायालय में। किसी व्यक्ति का राज्य के प्रति कोई मुकदमा है तो फिर वो कहाँ जाएगा, फौजदारी न्यायालय में। तो इस तरह से जो है न्याय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है किसमें, मौर्यकालीन शासन में। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने इन न्यायालयों की बात की। प्रधान न्यायाधीश कौन होता था, क्या था, प्रधान न्यायाधीश, यानी कि सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता था वो राजा खुद होता था, या मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था, राजा था। राजा के नीचे दीवानी और फौजदारी न्यायालय होते थे। क्लियर है, चलिए भाई, गुड इवनिंग भाई। अमन सागर शुक्रिया, सुनील कुमार शुक्रिया, आप लोगों का इतना प्रेम दिखाते हैं आप लोग इसके लिए। मोनू यादव शुक्रिया, शुक्रिया। आशा राणा, आशा राणा गुप्तकाल आने तो दो, गुप्तकाल आएगा तब बता देंगे आपको। गुप्तकाल में जो है स्वर्ण सिक्के सर्वाधिक किसके मिलते हैं, किसने चलाए थे, सब बातें करेंगे अपन। हरीश कुमार गुड इवनिंग, रवि मीणा गुड इवनिंग, ठीक है। अमन सागर शुक्रिया। चलिए, तो ये चीज़ें जो है आपको किस में ध्यान में रखनी है, न्यायालय में। किस में रखनी है, न्यायालय में। अब बात करते हैं सैन्य प्रशासन की। किसकी करते थे, सैन्य प्रशासन की। देखिए, सैन्य प्रशासन की जब बात करते हैं तो आपने एक अर्थशास्त्र देखी होगी, जैसा मैंने जिक्र किया कि अर्थशास्त्र में और जो है मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में। कौन सी पुस्तक है, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज हम अच्छे से पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। तो उन दोनों में हमें जो है मौर्यकालीन प्रशासन की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक दशाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो है सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं तो मेगास्थनीज की इंडिका में इसका जिक्र मिलेगा। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की जानकारी हमें कहां मिलती है, मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। इसमें ये मेगास्थनीज कहता है कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था जो है, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था जो है वो टोटल जो है छह की, मतलब जो है पांच व्यक्तियों की 6 समितियों में बटी हुई थी। कितनी समितियां थी, 6। पांच व्यक्ति होते थे, ठीक है। कितने व्यक्ति, प्रत्येक समिति में 5 व्यक्ति। टोटल समितियां कितनी थी, 6 समितियां होती थी। तो आप 5 को 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने आ जाएंगे, 30 व्यक्ति, यानी 30 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे, 30 सदस्य। तो यहां व्यक्ति की बजाय सदस्य कह देते हैं 5 सदस्य, 5 सदस्य प्रत्येक समिति, ये लिख दो, ठीक है। 5 सदस्य प्रत्येक समिति, और टोटल कितनी समितियां, 6। तो कुल कितने सदस्य, 30 सदस्य होंगे। कुल कितने होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 30 सदस्य। क्लियर है। अब वो 6 समितियां देख लीजिए। वो 6 समितियां जो है इन सैन्य व्यवस्था का या इस सैनिकों का या सेना का जो है प्रशासन देखते थे, ठीक है। ये 6 समितियां क्या करती थी, सैन्य प्रशासन देखती थी। ये क्या देखती थी, सैन्य प्रशासन। क्लियर है।
ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए क्या होता है। समितियां देखिए, सैन्य कौन कौन सी सेनाएं थी इसमें देखो। एक होती थी जो है हस्ती सेना। कैसी सेना होती थी? हस्ती सेना। दूसरी होती थी रथ सेना। तीसरी होती थी पैदल सेना। ठीक है। चौथी होती थी घुड़सवार सेना। कैसी होती थी? घुड़सवार सेना। पांचवी होती थी नौसेना। और छठी जो है रसद आपूर्ति के लिए होती थी। ये दिख रहा है क्या यहाँ तक? रसद दिख रहा आपको, है ना? चलो ऊपर लिख लेते हैं छठी का। छठी क्या थी? रसद सामग्री की आपूर्ति करने के लिए सहयोगी सेना थी। ठीक है। तो इस प्रकार हमें जो है मौर्य काल में कितनी सैन्य व्यवस्था देखने को मिलती है? 6। ठीक है। 5। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5। और टोटल समितियां कितनी थी? 6। टोटल सदस्य कितने हुए? 30। और सेना कितने प्रकार की थी? 6। हस्ती सेना, रथ सेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, नौसेना। हस्ती का मतलब हाथियों की सेना। ठीक है। चलिए, यह सैन्य व्यवस्था थी। अब अपन देखते हैं मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था। मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था। ठीक है भाई, मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था। देखो अमन सागर ऐसा है, नोट्स बनाने के लिए मैं अभी टाइम दे दूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कब? आप समझ रहे हैं ना? तो आप ऐसा कीजिए कि आप इसमें जो है एक बार लेक्चर पूरा बैठ के समझ लीजिएगा, फिर आप अपने हिसाब से आराम से पोज कर करके देख देख के जो है कॉपी कर लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आशा राना इससे ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बाकी बच्चों को भी साथ में लेके चलना होता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और कोशिश मेरी यही रहती है कि सबको साथ में लेके चले, किसी एक बच्चे के लिए तो फास्ट में नहीं पढ़ा सकता, है ना? चलिए अब देखिए मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था। सेम मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था की जानकारी हमें जो देगा वो कौन देगा? वो हमें देगा मेगास्थनीज की इंडिका। कौन देगा? मेगास्थनीज की इंडिका। इससे हमें मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था की जानकारी मिलेगी। इसी में जो है मौर्यकालीन मेगास्थनीज की इंडिका में ही बताया गया है कि 5 सदस्य होते थे प्रत्येक समिति में। 5 सदस्य की क्या होती थी? समिति। और कुल कितनी समितियां होती थी? वो सेम कितनी? 6। और कुल सदस्य कितने होते थे? कुल सदस्य पूछे आपसे, कुल सदस्य तो 30। कितने होते थे? 30। क्लियर है? हमें मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था की जानकारी कहां से मिलेगी? हमें मिलेगी मेगास्थनीज की इंडिका से। उसमें बताया गया कि प्रत्येक समिति में कितने सदस्य? 5। टोटल कितनी समितियां होती थी? 6। कुल सदस्य कितने हुए? 30। क्लियर है ना? यानी सैन्य और नगर समान बताए गए। चलिए अब देख लेते हैं। ये समिति और ये विभाग, कौन सी समिति कौन सा विभाग देखती थी? देखिए फर्स्ट समिति व्यापार वाणिज्य, ठीक है। दूसरी समिति विदेशियों का पंजीकरण। हमारे देश में कितने विदेशी हैं? विदेशियों का पंजीकरण, उनका क्या करती थी? पंजीकरण करती थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। थर्ड समिति, ठीक है, थर्ड समिति क्या करेगी? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। क्या करेगी? जन्म मृत्यु का पंजीकरण।
साफ साफ क्वेश्चन पूछते हैं कि मौर्य काल में कौन सी समिति जो है जन्म मृत्यु का पंजीकरण का काम देखती थी, वो कौन सी थी? तीसरी समिति। कौन सी समिति विदेशियों का पंजीकरण देखती थी या विदेशियों की निगरानी रखती थी? वो दूसरी समिति। कौन सी व्यापार वाणिज्य करती थी? ये कौन सी थी? फर्स्ट। और चौथी देख लो, फोर्थ समिति जो होती है वो क्या करेगी? वो उद्योग धंधों पर नजर रखेगी। किस पे? ठीक है, यहां तक दिख रहा है। चौथा भी आ गया, पांचवा यहां आ जाएगा, छठा कहीं और लिख देंगे। और ये पांचवी जो है ये पूरी तरह निर्यातों पे ध्यान रखेगी। किस पे ध्यान रखेगी? वस्तु की बिक्री पे ध्यान रखेगी। किस पे ध्यान रखेगी? बिक्री पे। ठीक है, और छठी कहाँ लिखे बताओ आप? इधर लिख दूं। छठी समिति जो होती है ये सिक्स्थ समिति, ये बिक्री कर पर ध्यान रखती थी। देखो पांचवी क्या है? जो वस्तु बिक गई है या वस्तु को बेचने पे ध्यान देती थी। ठीक है, छठी समिति क्या करती थी? जो बिक गई है वस्तु उस पे जो कर वसूलना है उस पे ध्यान देती थी। क्लियर भेद समझ में आ गया ना? एक बेचने का काम करेगी वो पांचवी है, और जो बेचे हुए माल पे कर ले रही है वो कौन सी है? छठी है। तो इस तरह से जो हमें 6 तरह की जो है व्यापारिक जो है समितियों की, नगरीय समितियों की जानकारी मिलती है। नगरों में जो है सड़कें बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? मैगजीन बताता है राजमार्ग जो होते थे, राजमार्ग को निर्माण के लिए एग्रोनोमी नामक एक अधिकारी की जानकारी मिलती है। कौन सी जानकारी? एग्रोनोमी अधिकारी की जानकारी मिलती है। और ये अधिकारी जो है कैसा अधिकारी था? राजमार्ग का। कैसा अधिकारी था? राजमार्ग का। और ये अधिकारी जो है हर 10 स्टेडिया पे जो है क्या रोकता था? पिलर। स्टेडिया जो है दूरी की इकाई है, स्टेडिया पे जो है क्या रोकता था? पिलर रोकता था। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की जानकारी मिलती है, तो ये आप जो है याद कर लेना, क्योंकि यहाँ समितियों से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। देखो मौर्य काल में जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड होता है वो महत्वपूर्ण शासक है उनसे पूछता है, फिर आपसे पूछेगा, वो पूछेगा प्रशासन से। किससे पूछेगा? प्रशासन से। फिर वापस चला जाएगा वो कला और संस्कृति में। किस में चला जाएगा? कला और संस्कृति में। तो ये टॉपिक फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर की दृष्टिकोण से, एग्जाम की दृष्टिकोण से, और एग्जामिनर जो होते हैं उनके लिए भी फेवरेट टॉपिक होते हैं, जहाँ से क्या पूछते हैं? आपको क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ हर्ष भाई बोर्ड मार्क कर ले लेंगे। अब अपन देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि मौर्यकालीन प्रशासन हमने बात कर ली सारी। ठीक है, कि प्रशासन में क्या क्या स्तर था। अब अपन बात करते हैं प्रशासन के स्तर। देखो प्रांत होते थे, मौर्यकाल कैसे बटा हुआ था? प्रांतों में। कैसे बटा हुआ था? प्रांतों में। और प्रत्येक प्रांत की क्या होती थी? अपनी एक राजधानी। क्या होती थी? राजधानी। ठीक है, अब देखिए प्रांत कौन कौन से हैं। पहला प्रांत जो है वो है उत्तरापथ। कौन सा है? उत्तरापथ। दूसरा प्रांत है उसका नाम है आपका जो है दक्षिणापथ। कौन सा है? दक्षिणापथ। तीसरा जो है वो है प्राचीपथ या प्राच्यपथ। ठीक है, और चौथा जो है वो है आपका कौन सा? कलिंग। और एक होगा पांचवा, वो है आपका मेरे ख्याल से अवंतीपथ। कौन सा है? अवंतीपथ। अब देखिए क्या क्या है। उत्तरापथ की राजधानी आपसे पूछे तो तक्षशिला। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टिकोण से, याद रखना। ये सारे के सारे आपको जो है
मल्टीपल पर्पज चॉइस के क्वेश्चन जो आते हैं बहुविकल्पात्मक, जिसमें आपको एक से दूसरे को ऑप्शन मिलाने को कह देगा वो, उसमें पूछते हैं, ठीक है ना। रिलैक्स लाइफ गुड इवनिंग, मालम सिंह गुड इवनिंग, अक्सर थैंक यू, रजत कला थैंक यू, संजय कुमार, हरीश, सबको नमस्कार भाई, ठीक है। और दक्षिणा पथ जो होती है इसकी राजधानी होती है सुवर्णगिरी। कौन सी होती है? सुवर्णगिरी। प्राच्य पथ मतलब प्राचीन वाला पथ, ठीक है। प्राचीन कौन सी थी? पाटलिपुत्र। जो सबसे प्राचीन हिस्सा था इनके हिस्से वो कौन सा था? पाटलिपुत्र। उसकी राजधानी क्या? पाटलिपुत्र। कलिंग की राजधानी आपको पूछे तो तौसली। क्या है कलिंग की राजधानी? तौसली। और जो है अवंती पथ की राजधानी पूछे तो उज्जैनी। आपको अच्छे से पता है, यदि आपने महाजनपद पढ़े तब से आप उज्जैनी का जिक्र पढ़ रहे होंगे। तो ये बहुत ही प्राचीन स्थल थे, इसलिए इनके जो है नाम, या ये तक्षशिला भी आपने देखा होगा। जो उत्तर में राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। जो दक्षिण में था उसकी राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी थी। जो प्राच्य पथ था, यानी कि मूल रूप से इनके पास शुरू से जो था, वो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और कलिंग इन्होंने जीता, इसलिए चौथा प्रांत बना लिया कलिंग को। इसकी राजधानी क्या रखी? तौसली। और जो है पांचवा प्रांत कौन सा था? अवंतीपद, जिसका जो है राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। इन जितने भी ये पथ थे या प्रांत थे, इन प्रांतों का जो है प्रशासन देखते थे वो राजकुमार देखते थे। प्रांतों पे जो है प्रशासक कौन होते थे? राजकुमार। जो मौर्य वंश के होते थे वो क्या होते थे? प्रमुख प्रशासक होते थे, राज्यपाल होते थे, गवर्नर होते थे, ठीक है। इसलिए हमने देखा कि बिंदुसार के समय हमने देखा कि सुसीम और अशोक दोनों ही जो है अपने क्या होते हैं? उन राज्यों के प्रांत प्रमुख होते हैं। अशोक जो होता है अवंती पथ का होता है, और सुसीम होता है वो कश्मीर या तक्षशिला साइड का होता है ना। तो इसलिए हमने देखा कि वहाँ विद्रोह भी हुए थे, तो जो है अशोक दबाने जाता है, फिर सुसीम दबाता है, वो हमने देखा 2 बार विद्रोह हुए। कहाँ पे? तक्षशिला में। चलिए, इसके अलावा विद्रोह खस में भी हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। तो ये सारी बातें जो आपको ध्यान में रखनी, किस में रखनी है? प्रशासन के रूप में। अब ये प्रांत जो है, प्रांत वापस जो है प्रांत होते थे वो मंडलों में होते थे। कैसे बटे हुए थे? मंडलों में। तो इसके अखंड स्तरीय स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे वर्तमान का देश है भारत, राज्य है राजस्थान या एमपी या छत्तीसगढ़ या बिहार या उत्तर प्रदेश, है ना। उन राज्यों के अंदर वापस हमारे जिले होते हैं, है कि नहीं, कि मैं फलाने जिले का हूँ, आप फलाने जिले के हैं। उन जिलों के नीचे जो है उपखंड कार्यालय होता है, जिसे हम तहसील स्तर कहते हैं। तहसील के नीचे जो है पंचायत समिति होती है, या पंचायत जिसे अपन कहते हैं। उसके बाद जो है अपना गांव आता है कि नहीं है। तो इस तरह से जो है खंड स्तरीय व्यवस्था देखने को मिलेगी हमें प्रशासन की। तो प्रांत किसमें बटे हुए थे? मंडलों में। तो हम वो बात कर लेते हैं, वहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, और वो भी आपको मिलान करने के लिए बात करते हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं। कितने मिनट? 15 मिनट तो लेने दो, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। 15 मिनट ये पूरा करने दो, ये वाला, फिर अगले वाला छोड़ देंगे। चलिए, अब देखिए प्रांत। तो मैंने क्या कहा, इनके जो है प्रांत होगा वो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होगी। प्रांतों के नीचे क्या होंगे? प्रांतों के नीचे जो है मंडल होंगे। क्या होंगे? मंडल होंगे। और मंडल के नीचे जो होगा वो होगा आपका स्थनिक। क्या होगा? स्थनिक। स्थनिक। इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे द्रोणमुख। क्या होगा? द्रोणमुख। इसके नीचे क्या होगा? खावरटिक। और खावरटिक के नीचे क्या होगा? खावरटिक के नीचे जो है संग्रहण। क्या होगा? संग्रहण। और संग्रहण के नीचे क्या होगा? ग्राम। क्या होगा? ग्राम। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये गांव है ना, ये गांव एक होगा, ठीक है। कई सारे गांव मिलके, ठीक है, कई सारे गांव मिलके जो है किसका निर्माण करेंगे? संग्रहण का। तो संग्रहण में टोटल 100 गांव होंगे। कितने ग्राम होंगे? 100। जब इस तरह से 200 संग्रहण मिल जाएंगे तब जो है वो क्या हो जाएंगे? जो है आपके खावरटिक। तो खावरटिक में कितने गांव होंगे? 200 होंगे, ठीक है। जब 400 ऐसे 200 और मिलके 400 खावरटिक मिल जाएंगे तब जो है कितना निर्माण हो जाएगा? 400 ग्रामों में जो है किसका हो जाएगा? द्रोणमुख का। किसका हो जाएगा? द्रोणमुख का। और द्रोणमुख 400 और 400 और मिल जाएंगे तब हो जाएंगे 800। क्या हो जाएंगे? 800। तो 800 ग्रामों का जो समूह होगा वो स्थनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थनिक कहलाएगा। और 800 गांवों के बाद जो है क्या होगा? जितने भी गांव होंगे उसमें मिलके और मंडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मंडल। और फिर क्या बन जाएगा? प्रांत। क्या बन जाएगा? प्रांत।
तो इस तरह से जो आपको ध्यान में रखना है। तो मौर्यकालीन प्रशासन में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि खावर टेक में कितने ग्राम शामिल थे, तो खावर टेक में कितने थे, 200। ठीक है, आपको पूछे द्रोणमुख में कितने गांव शामिल थे, कितने थे, 400। ठीक है, आपको पूछे स्तनिक में कितने गांव थे, तो कितने ग्राम थे, 800। ठीक है, और जो है संग्रहण में कितने ग्राम थे, तो संग्रहण में 100 गांव थे। ग्राम प्रशासन की सबसे निचली इकाई क्या थी, ग्राम, और सबसे ऊपर की इकाई क्या थी, प्रांत, या प्रांतों में सबसे ऊपर की इकाई क्या थी, मंडल, सबसे नीचे की इकाई क्या थी, ग्राम। ठीक है, मौर्य प्रशासन में प्रशासन की सबसे ऊंची इकाई प्रांत, सबसे नीची ग्राम। मौर्य प्रशासन में प्रांतों में सबसे ऊंची इकाई मंडल और जो है सबसे नीची इकाई ग्राम। अर्थ समझना, अंतर समझना। मौर्य प्रशासन कहे तब तो प्रशासन ये है, उसमें सबसे ऊंची इकाई प्रांत है। ये कह दे कि मौर्य प्रांतों में सबसे ऊंची इकाई तो मंडल है। क्लियर है, और जबकि सबसे नीची इकाई तो कॉमन ही रहेगी, ग्राम ही रहेगी सब जगह। ठीक है, तो इस तरह से जो है मौर्यकालीन क्या होगा, प्रशासन होगा। हमें जो है मौर्यकालीन प्रशासन दिखते हैं, और राज परिवारों के सदस्य ही जो इसमें क्या होते थे, आपके जो है मोटे तौर पे होते थे, वो होते थे गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। तो अब जो है 3 टॉपिक और बचते हैं आपके, कौन कौन से। एक बचता है सामाजिक, कला एवं संस्कृति और आर्थिक दशा। अब परिहार्य कारणों की वजह से, ठीक है, मैनेजमेंट का या जो है टेक्निकल टीम का ये निर्देश है मुझे कि मैं इस क्लास को जल्दी ख़त्म करूं। ठीक है, मेरा प्रयास ये था कि आज सारे टॉपिक में समेट दूं और मौर्य प्रशासन ही ख़त्म कर दूं, लेकिन वो नहीं हो पाएगा आज। इसको अपन कल कंटिन्यूज करेंगे। तो आप लोग नए जो भी जुड़े प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ऐसे प्यार दीजिए, ऐसे स्नेह दीजिए इस टॉपिक को। ठीक है, और बाकी चीज़ें अपन मिलके कल करेंगे। ये जो नए भाई साहब आए हैं बहुत मैसेज कर रहे हैं, रजनी साक्या, रेलवे वालों को डिटेल में पढ़ना है सर बताएं। रेलवे वाले पढ़ने में देखो हिस्ट्री का कोई अंत नहीं है, डिटेल में पढ़े तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट जैसे बताता हूँ ना वो पढ़ना है। जैसे मैंने प्रशासन बताया मौर्य काल, तो प्रशासन पूरा पढ़ना, चाहे रेलवे का हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, लेकिन जब वो समाज में जाएगा तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो उस कला संस्कृति में जाता है, उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। कुछ 2-3 पॉइंट याद रखने में बता भी दूंगा। ठीक है, और आर्थिक दशा में भी 1-2 पॉइंट याद रखने उनको, रेलवे वालों को स्पेशल। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उनको। और बजरंगी लाल कुमावत, थैंक यू भाई, थैंक यू, गुड इवनिंग भाई। और ऋतिक कुमार, ओके सर, ठीक है ना। तो अपन इसलिए जो है इसको अपन कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और आज के लिए इतना ही। और जो है अपन मिलते हैं कल ठीक इसी वक्त जो है इसी टाइम पे। बिल्कुल रेगुलर क्लास चलती है, रेगुलर चलती है, डेली 5 बजे लाइव रहता हूँ। आप लोग आ जाइए 5 बजे, डेली मिलेंगे 5 बजे इसी चैनल पर इसी वक्त। हिस्ट्री, जियोग्राफी, रीजनिंग और साइंस ये रेगुलर चल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं बाकी क्लासें भी आपके सामने लाने के लिए। ठीक है ना, और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो नए लोग हैं प्लीज लाइक कर दीजिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिए नए लोग जो भी आए हैं। लाइक कर दीजिए फटाफट, लास्ट टाइम में लाइक कर दीजिए, लास्ट 5 मिनट में लाइक कर दीजिए, 2-3 मिनट और है, ज़्यादा टाइम नहीं है। चंदन कुमार रावानी, ये आपका नाम ले लिया भाई। ठीक है, एसएससी के लिए पढ़ सकते हैं, रेलवे के लिए पढ़ सकते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो पढ़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई सारे। और हाँ, कल जरूर आना। कल जो है आप लोगों का जो है अपन करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे, क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगा कल शाम को 10 बजे की। तो कल जरूर हाजिर रहना। लाइक करो भाई, लाइक करो, जल्दी लाइक करो।